सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। राना सनाउल्लाह साहब का मामला अभी तक पाकिस्तान की सियासत में एक अहम खबर की हैसियत रखता है। 1 जुलाई को राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया था। आज 5 जुलाई है और राना सनाउल्लाह साहब कोई आम सियासतदान नहीं, मुस्लिम लीग नून के 10 साल तक लॉ मिनिस्टर रहे। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और पंजाब में शहबाज शरीफ के बाद अगर दूसरा कोई नाम सामने आता था तो वो नाम था राना सनाउल्लाह का। और राना सनाउल्लाह एक तरह से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर या 2IC के तौर पर शहबाज शरीफ के, वो पंजाब पर मुतलक व एलानियत के साथ हुक्मरानी कर रहे थे। और राना सनाउल्लाह साहब पर कई संगीन इल्ज़ामात हैं। सिर्फ ये इल्ज़ाम तो आज सामने आया, इसके अलावा मुतअद्दिद उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब उन्हें जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई PMLN की, उस रीस्ट्रक्चरिंग में उन्हें पंजाब का सदर बना दिया गया। और पंजाब के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें थी या पंजाब में से कुछ मुस्लिम लीग नून के MPs का टूट के तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होना, उसमें भी अगर कोई रुकावट बनकर सामने आ रहा था तो वो राना सनाउल्लाह था। राना सनाउल्लाह साहब का केस हुकूमत के वजीर शहरयार आफरीदी और DG ANF के बकौल बहुत मजबूत केस है और उनके पास जितने भी एविडेंस है वो इंटैक्ट है और वो एविडेंस और विटनेस वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन और बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद राना सनाउल्लाह साहब पर तनकीद करते रहे, आज वो भी इस सारे केस के बारे में कुछ सवालात उठा रहे हैं कि क्या इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स तो नहीं छोड़ दिए गए जिसका फ़ायदा बाद में राना साहब को होगा। मज़ीद कुछ गिरफ्तारियां आज अमल में आई हैं। कुछ पुलिस अफसरान हैं जिनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब के केस से मुताल्लिक फैसलाबाद में एक SSP है राय ज़मीर, जिनके अब बेटे राय एजाज, वो भी SSP, उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया है करप्शन स्कैंडल में। राय ज़मीर की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी में जो बाकी जो भी उनके असासे हैं, उसके हवाले से भी तमाम इदारों से रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि राना सनाउल्लाह साहब के पास जो असासे हैं वो असासे कहीं उनकी आमदन के साथ मुताबिकत रखते हैं या नहीं, और ये असासे ज़मीन, घर, गाड़ियाँ ये कहीं मुनशियात के कारोबार से तो नहीं बनाए गए। मैं चाहूँगा कि आगाज़ में ज़रा आपको दिखाएं। फ़रूख वहीद एक साबिक इंस्पेक्टर हैं, फैसलाबाद में तैनात रहे। आजकल वो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान से इसलिए बाहर है क्योंकि वो समझते हैं कि उनको पाकिस्तान में मार दिया जा सकता था राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। मैं चाहूँगा उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, ये ज़रा आपको दिखाई जाए, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने राना सनाउल्लाह का असल चेहरा बेनकाब करना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह अपने सियासी मकासद के लिए बेगना शहरियों को कत्ल करवाता रहा है और इसके मुतल्लिक मेरे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह मुझसे भी कुछ काम करवाता रहा है जिसकी हकीकत का मुझे बाद में पता चला था। राना सनाउल्लाह एक सफाक, शैतान और दरिंदा सिफ्त इंसान है। उसने मुझे नवीद कमांडो के जरिए कत्ल करवाना चाहा था और नवीद कमांडो ये बयान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दे चुका है। मैं आपकी तवज्जो एक खास केस की तरफ करवाता हूँ जिसमें 9 जनवरी 2015 को राना सनाउल्लाह ने अपने दरीना साथी अली असगर अलमारूफ बोला गुजर को नवीद कमांडो के जरिए कत्ल करवाया था, जिसका इतराफ वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कर चुका है। मैं जनवरी 2015 से अपनी जान बचाकर बैरून मुल्क मुकीम हूँ। अब मैंने फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान आकर इस शैतान नुमा इंसान का असल चेहरा बेनकाब करूँ। राइट जी, मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कॉलम नवीस हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सलमान आबिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी साहब, थैंक यू सो मच। और इमरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बड़े अरसे से लाहौर में उन्होंने सहाफ़त की है और एक तवील अरसे तक जो शहबाज शरीफ साहब का अरसा इक़्तिदार है उसको बड़े करीब से देखा है। सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। इमरान खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, ये जो स्टेटमेंट है साबिक SHO की,
ये तो मनशियात वाले केस से भी ज़्यादा संगीन स्टेटमेंट। देखिए, बुनियादी तौर पे तो राना सनाउल्लाह साहब की अगर आप पूरी ज़िंदगी, जो सियासी ज़िंदगी इसको देखें, उसमें इस तरह के बेतहाशा वाक़यात मिलते हैं। अभी भी वीडियो पे, सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से राना सनाउल्लाह की ज़्यादतियों का शिकार हुए हैं। उसमें सरकारी अफसरान भी हैं, उसमें सियासी कारकुनान भी हैं, उसमें उनके मुखालिफिन भी हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का जो इमेज है वो भी हम सबको पता है कि किस तरीके से वो सियासत करते रहे, इसलिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। खुद आबिद शेर अली के वालिद जो हैं, शेर अली साहब ने जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए और मुख्तलिफ लोगों ने उनके ऊपर लगाए कि ये मुखालिफिन को कत्ल तक कर देते हैं, इसलिए ये बातें अनहोनी नहीं है। जहाँ तक ये जो केस इनके ऊपर बना, इसमें बहुत से लोगों को शकूक व शुबहात हैं, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि जो बहुत कुछ कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये फैसला मैंने और आपने, अमीर अब्बास नहीं करना, ये अदालतों ने करना है, कानून ने देखना है। अब उनके पास जो अपनी बेगुनाही के हवाले से जो शवाहिद हैं वो वहाँ पेश करेंगे और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के पास जो कुछ है वो पेश करेंगे और साबित होगा कि वो किस हद तक इनोसेंट हैं या किस हद तक वो गिल्टी हैं। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान की सियासत में जो हमें बार बार समझनी चाहिए कि हमारी सियासत में जराइम जो हैं वो एक आपस में उसका नेक्सस बन चुका है। पाकिस्तान में लोग सियासत करने आते हैं, लेकिन सियासत और जमहूरियत की आड़ में पैसा बनाना, करप्शन करना, बदनवानी करना और इख्तियारात से तजावज़ करना, ये सब चीज़ें शामिल रही हैं। आपको पता है सलमान तासीर की जो बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त ये वाक़या सलमान तासीर का हुआ, उससे पहले जिस किस्म की राना सनाउल्लाह प्रोवोकिंग करते थे मीडिया के अंदर आके, जिस तरह से लोगों को इश्तियाल दिलाते थे, वो भी हमने देखा हुआ है। इसलिए बात यह है कि हमारी सियासी जमातों का अलमिया ये है कि वो अपने अंदर ऐसे बहुत से लोगों को रखते हैं जो मुख्तलिफ तरीके की मुख्तलिफ सरगर्मियों में, जिनको आप गैर कानूनी सरगर्मियाँ कहते हैं, उसमें रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि एक बड़े ओहदे पे रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 10 साल वो वजारत कानून के साथ और शहबाज शरीफ के सबसे खास आदमी समझे जाते हैं। फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि इनके नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चौधरी निसार साहब जो हैं, उन्होंने कई दफ़ा शिकायत की और वज़ीर आज़म साहब से इनके इस किरदार के बारे में, लेकिन वो फाइल दबा दी जाती रही है। इसलिए मैं किसी को ठोस, मेरे पास तो शवाहिद नहीं है, लेकिन ये इल्ज़ामात, ये बातें मंजर आम पे आती रही हैं, आज डिस्कस ज़्यादा हो रही हैं। अब इसका फैसला कानून ने करना है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर पाकिस्तान की सियासत से आपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को, जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा बालादस्त हो गया है और मुख्तलिफ तरीक़ों से सियासत में बालादस्त होकर वो अपनी ज़ाती जो है ना सियासत करता है, इसको रोकना होगा। और इसके रोकने का तरीका यह है कि कानून की हुक्मरानी का जो तसव्वुर है वो हमें मजबूत करना पड़ेगा। जो लोग कानून की हुक्मरानी के अंदर रहते हुए गैर कानून का इक़दाम उठाते हैं या कानून शिकनी करते हैं, उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। और ये जितने लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं, जिनके भी आपने वीडियो क्लिप भी सुनाई है, अब ये वक्त है कि अगर ऐसे लोगों के पास शवाहिद हैं तो लोग पेश करें, ताकि मसला महज ये नहीं कि सिर्फ इस जुर्म तक, और भी जुर्म जो अगर उन्होंने किए तो वो सामने आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अब जो सानिया मॉडल टाउन का मामला आपके सामने है, उससे आप किस हद तक नजरअंदाज कर सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब उसमें इनोसेंट है। भाई वो वजीर कानून थे और एक बड़े ताकतवर वजीर के तौर पर वो ऑपरेट कर रहे थे, उनके हुक्म से सब कुछ हो रहा था। तो इसलिए ये कहना कि जनाब उसमें वो शामिल नहीं थे, मैं समझता हूँ कि वो उसमें भी किसी ना किसी शक्ल में उनकी राय जो है वो शामिल थी। इसलिए इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अलबत्ता लोगों को लगता यह है कि शायद ये जो केस बना है, इसके बारे में लोगों को लगता है कि कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हुई हो। हमारे मीडिया के अंदर भी बहुत से दोस्त इन सवालात को उठा रहे हैं, लेकिन फिर सवाल मैं कहता हूँ कि ये फैसला आपने और मैंने नहीं करना, कानून ने इसका फैसला करना है। राइट। इमरान साहब, बड़े अरसे तक आपने लाहौर के अंदर रिपोर्टिंग भी की है और आपने फील्ड जर्नलिज्म किया है, और आपने शहबाज शरीफ साहब का, और शहबाज शरीफ से मुराद आपने राना सनाउल्लाह साहब का दौर बड़े करीब से देखा है। तो राना सनाउल्लाह साहब हमेशा से उनकी जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन या रेपुटेशन जो है, वो को बहुत नोटेबल सियासतदान के तौर पर नहीं रही। एक लफ्ज़ होता है नोटोरियस, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी रेपुटेशन नोटोरियस रही है। मुझे नहीं पता कि ये केस ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन और बहुत सारे केसेस राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ लोग कह रहे बन सकते थे या हो सकते हैं जेन्युइनली भी, उनके ऊपर काम नहीं किया गया। इस केस में क्यों पकड़ा गया? देखें, पाकिस्तान में अमीर एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं और आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती है तो आप कुछ भी करते रहें, आपकी परसेप्शन बड़ी अच्छी बनती है। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं और आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जितना मर्ज़ी अच्छा काम करते हैं, तो आपकी परसेप्शन धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब हो जाती है। इस एक फैक्ट को भी हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरी, जो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से स्पेसिफ़िकली आप पूछ रहे हैं, तो 2008 और या 2009 की बात है
मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था और राणा साहब से हमारी एक मुलाकात हुई थी। ये वो दौर था जब हर तरफ दहशतगर्दों के हमले होते थे। ये वो दौर था जब बम धमाके बहुत ज़्यादा होते थे। कभी बेदियाँ पे हमला हो जाता था, कभी वहाँ पे एलीट पुलिस वालों के हमला हुआ, कभी एक और 2 जगह लाहौर में वहाँ बहुत बड़े बड़े पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के ऊपर अटैक हुए। तो ये जब अटैक्स हो रहे थे तो उस वक्त आपको याद होगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उस दौर में मुज़ाकरात कर रहे थे तालिबान के साथ और कुछ रवाबित बनाए जा रहे थे। कुछ ऐसे सहाफ़ी और उलमा इकराम मंजर आम पे आ गए थे और टेलीविज़न पे उन्होंने जगह बना ली थी अपनी बाकायदा कुछ स्लॉट्स के अंदर जो तालिबान के बहुत करीब समझे जाते थे। लोगों को तालिबान के रहनुमाओं के नाम याद होना शुरू हो गए थे और उनके साथ बाकायदा मुज़ाकरात वाला मामला चल रहा था उस वक्त की हुकूमत का और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो वो मुलाकात हुई मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि अब हम भी बातचीत, मैं भी ये सोचता हूँ कि इनके साथ रवाबित हम भी बढ़ाएं, इन कलदम लोगों के साथ, इन तंजीमों के साथ। अच्छा, तो मैंने राणा साहब से कहा कि जी उसका आपको क्या। उन्होंने कहा देखें, जो इस लड़ाई में बराह रास्त पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे लड़ रहे हैं, अगर वो बात कर सकते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए और बेहतर स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो हम अपनी जान बचाने के लिए या यहाँ पंजाब में अमन व अमान को कायम रखने के लिए हम क्यों बातचीत नहीं कर सकते। तो हमें भी उनके साथ रवाबित रखने चाहिए और हम अपने रवाबित बना रहे हैं। मेरा उसमें थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने कहा सर, यू आर स्टेट और आप यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप जाएंगे उनके साथ बातचीत करेंगे तो ये ऐसा रास्ता है जिसकी फिर कोई मंजिल नहीं होती, ये आप एक टनल में चले जाएंगे। लेकिन राणा साहब को लगता था कि ये बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि राणा सनाउल्लाह साहब के ताल्लुकात कलदम तंजीमों के साथ बेहतर हो गए, पंजाब में धमाके वगैरह बंद हो गए। अब एक शहबाज शरीफ साहब से स्टेटमेंट भी दिलवाया गया था, आपको याद होगा, जब जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही तो हम सोचते हैं, जो आपका नज़रिया है वैसे ही हमारा नज़रिया है, तो फिर आप यहाँ पंजाब में धमाके क्यों करते हैं, पंजाब में फिर आप धमाके क्यों करते हैं, जिसपे खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में ख़वातीन ने जो है वो चूड़ियाँ भी उछाली, पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर डाला और पीपल्स पार्टी ने राणा सनाउल्लाह को कलदम तंजीमों का नुमाइंदा करार दिया। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब को कलदम तंजीमों ने बहुत सपोर्ट भी किया उसके बाद इलेक्शन में। देखिए, अब ये जो एक एलिगेशन आ रहा है ना, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि राणा सनाउल्लाह पैसों के लिए मनशियात की स्मगलिंग कर सकते हैं। देखें, जो आदमी 10 साल तक वज़ीर कानून रहा, उसको पैसे कमाने के 1001 तरीके हैं और मनशियात बेचने से तो बहुत अच्छे तरीके बाकी मौजूद हैं। आप बगैर कुछ किए, बगैर कोई 2 नंबरी किए, बगैर पकड़ाई में आए, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं वज़ीर कानून के तौर पे, अगर आप 10 साल वहाँ पे रहे हों। तो मनशियात बेच के तो मुझे नहीं लगता राणा सनाउल्लाह ये कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कलदम तंजीमें अगर कोई नेटवर्क चला रही थी मनशियात का, स्मगलिंग का, असलहे का, तो वो बतौर कैरियर ब्लैकमेल कर सकती हैं राणा सनाउल्लाह साहब को या इस जैसे दूसरे लोगों को। अब ये ब्लैकमेलिंग वाला एक फैक्टर मैं कह रहा हूँ कि ये बतौर रिपोर्टर और जितना मैंने करीब से देखा है राणा सनाउल्लाह को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और इस सारे सिनेरियो को मैं समझता हूँ, और कलदम तंजीमों के साथ उनका जो रिलेशन रहा है। यानी मैं आपको बताता हूँ कि 2013 और 2018 के इलेक्शन में राणा सनाउल्लाह को जो सूबाई हल्का है वहां पे एक भी दफ्तर नहीं खुलने दिया उन्होंने तहरीक इंसाफ का। पूरे के पूरे बाजार थे जहां पे सिर्फ राणा साहब के दफ्तर थे। ये कलदम तंजीमों की ताकत थी जो राणा साहब के साथ थी, और ये है बिल्कुल बात सच है। लेकिन उसके बदले में अगर वो इनसे करियर का काम ले रहे थे और जोर जबरदस्ती ले रहे थे, तो आप उनको ना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बम है, उनके पास हथियार हैं, वो रियासत को चैलेंज कर सकते हैं, और आप अपोजिशन में हैं, आपके पास पुलिस की सिक्योरिटी भी नहीं है। तो आप ऐसा आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप कलदम तंजीमों को ना करें एक दोस्ती बनाने के बाद। ये वो रास्ता है जिसपे गालिबन राणा साहब हो सकता है कि ट्रैप हो गए हों, मुमकिना तौर पे मैं कह रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर होगा तो राणा सनाउल्लाह साहब ब्लैकमेल हुए होंगे, दबाव में होंगे, लालच के लिए, पैसे के लिए राणा सनाउल्लाह ये स्मगलिंग नहीं कर रहा होगा। बतौर सहाफ़ी जो फैक्ट्स मेरे पास हैं, मैं ये नहीं मान सकता। बिल्कुल ठीक है उसामा, ये बात जो की है इमरान भाई ने कि एक शख्स 10 साल लॉ मिनिस्टर रहा है और शहबाज शरीफ का लॉ मिनिस्टर था और बिल सॉवरेन लॉ मिनिस्टर था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो अगर उसने पैसा कमाना था तो उसके पास बहुत से तरीके थे, मनशियात जैसे काम में पड़ के पैसा उसने क्यों कमाना। अच्छा, इमरान के साथ बड़ा हमारा ताल्लुक़ रहा है। इमरान खान जो है, मैं इसका फ़ैन भी हूँ और बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा भाई है, और इसकी तमाम बातें जो है ना
मेरे से तो कई गुना लगा लें कि इसकी बातों में वजन है। लेकिन ये अजीब बात नहीं है अमीर अब्बास के एक शख्स भत्ता तो ले सकता है लेकिन वो मनशियात का कारोबार नहीं कर सकता। एक शख्स इग़वा बराए तावान के मुलव्वस हो सकता है लेकिन वो नशियात का कारोबार नहीं करेगा। एक शख्स कत्ल कर सकता है लोगों को, औरतों पर गोलियां चलवा सकता है लेकिन नशे का कारोबार नहीं कर सकता। एक शख्स फिरका वाराना फसादात करवा सकता है, शिया सुन्नी तफरका करवा सकता है, कलम तंजीमों के साथ जा सकता है, उनकी सपोर्ट ले सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, इलेक्शन कैंपेन करवा सकता है, उनसे फंडिंग करवा सकता है, उनकी फंडिंग कर सकता है, लेकिन नशे का काम नहीं कर सकता। वो शरीफ फैमिली के खिलाफ मरियम साहिबा के बारे में कह सकता है कि उनके और सफदर साहब के नाजायज ताल्लुकात थे, उस पर उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद वो खवातीन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नशे का काम नहीं कर सकते। वो ये भी कर सकते हैं कि मजहबी जज्बात लोगों के मजरू कर दें, उस पर उनके खिलाफ FIR भी हो, लेकिन वो नशे का काम नहीं कर सकते। यानी आप ये देखें, फैसलाबाद से आप उनकी जरा रेपुटेशन तो पता करवाएं। यानी MQM का कायद है, वो सारे काम कर सकता है, वहां पर आप रेंजर्स का ऑपरेशन भी करें, सारे काम कर दें, लेकिन चूंकि फैसलाबाद में एक दिन में 100 नहीं हुए, जरा हफ्ते में हो गए होंगे, महीनों में, सालों में हो गए होंगे, मावरा अदालत कत्ल, लोग कत्ल हो गए होंगे। ये नवीद कमांडो, ये पता तो करवाएं कौन है, भोला गुज्जर कौन था, वो इनके लिए क्या क्या करता था, और उसके बाद कैसे उन्होंने कत्ल करवा दिया। इशफाक चाचू का पता करवाएं, उनका पता करवाएं कौन है। फिर जो जहां से इनका स्टार्ट हुआ, इनके पास साइकिल होती थी, फिर इनके पास स्कूटर कैसे आ गया, ये इलाके में किस तरह से इतने पावरफुल हो गए, मतलब बदमाशों का वो इलाका था, वहां पर राना सनाउल्लाह का डंका कैसे बजने लग गया, ये पता करवाएं ना जरा। देखें जरा फैसलाबाद के रिपोर्टर से आप पूछकर देखेंगे किस तरह इनके ये कारोबार चले, किस तरह, हाँ जी, ये इनके प्लॉट किस तरह बन गए, इनके प्लाजे किस तरह बन गए, किस तरह लोग इनके पास आते थे। और फिर उसके बाद जो आप देखते, देखिए हमारा ही अलमिया ये है अमीर अब्बास, हमारे यहां सियासत में आप जो ऊपर आते हैं वो फिल्मी कहानी है जो पाकिस्तान में बनी, इंडिया में भी बनी, कि आपके ताल्लुकात बनते हैं जराइम पेशा अफराद से और फिर कहीं ना कहीं जाकर आपको उनको कत्ल करवाना पड़ता है क्योंकि वो आपसे ऐसी डिमांड्स करते हैं आप पूरी नहीं कर सकते, और फिर आप उनको कत्ल करवा देते हैं और कहीं फिर उनको आपको अकोमोडेट भी करना पड़ता है। SHO को वापस आना चाहिए, लाना चाहिए। अगर बिल्कुल वैसे वो खुद कह रहा है मैं खुद आना चाहता हूं। भाई नवीद कमांडो तो यहां है, उसने तो बयान दिया कि मैं राना सनाउल्लाह के कहने पर लोगों को कत्ल करता रहा हूं, मैंने भोला गुजर को कत्ल किया है राना सनाउल्लाह के कहने पे। वो कहते हैं जी मुजरिम है, लिहाजा जनाब वो कोई नहीं। फिर इस तरह तो वो इमरान फारूक कत्ल दूसरे कई लोग आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो जनाब मनी लॉन्ड्रिंग, क्या बात करें आप, इतना अमीर आदमी, उसको मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत है? वो ये नहीं कहते हमारा, हम जद्दी पुश्ती अमीर है, हमें क्या जरूरत है? बिल्कुल आता हूं, हमने तो एक खजाने का एक आना नहीं लिया हमने तो आज तक। ये वही बात है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब कैसे काम कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो बिल्कुल बेकसूर हो सकते हैं, लेकिन हम ये फैसला करने वाले नहीं है। अदालत में जाएगा। अगर ANF ने कोई जाती दुश्मनी कोई दिखानी थी या पता नहीं किसी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी जरूरत हो गई थी कि जनाब इनको करना है और कहीं से उन्होंने प्रेशर डाल दिया और राना सनाउल्लाह की वजह से सारी सियासत इधर से उधर हो जाएगी, तो जनाब पता लग जाएगा, अदालतें आजाद हैं। जी इमरान, थोड़ा सा वजन वैसे आपकी बात में भी था और थोड़ा सा वजन वैसे इमरान की बात में ज्यादा नहीं, इमरान एक आदमी जो है उसके ऊपर इल्जामात राणा सनाउल्लाह साहब ने कत्ल करवाए हैं मुबैना तौर पे, किए नहीं है। भत्ता इकट्ठा करवाया है मुबैना तौर पे, किया नहीं है। मॉडल टाउन में कत्ल करवाए हैं मुबैना तौर पे, किए नहीं है। ये सियासतदान का तरीका ये होता है कि बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर कत्लों के और बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ामात हैं, सच भी होंगे, ये करते हैं ऐसा जुल्म। पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये लोग बड़ा जुल्म करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी गाड़ी में मनशियात लेकर जाने वाला बेवकूफ़ आदमी राना सनाउल्लाह तो नहीं हो सकता ना। देखिए, इसने अपने हाथ से गोली नहीं चलाई, कभी किसी को मारा नहीं है, तो अपनी गाड़ी में मनशियात क्यों लेकर जा रहा है? वो भी किसी को देता, वो ले जाता। मैं आपको जो बात समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि राना सनाउल्लाह बहुत बुरा आदमी हो सकता है, लेकिन खाली पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई मजबूरी होगी अगर उसने ये काम किया है तो। सही, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। आबिद शरीफ साहब रिश्तेदार भी हैं नवाज शरीफ साहब के और वफाकी वजीर भी रहे हैं। फैसलाबाद में उनके और उनके वालिद की सियासत को तो मैं तकरीबन 30 साल से तो मैं जानता हूं कि बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिक्स है इनकी। इनके वालिद चौधरी शेर अली साहब ने, आबिद शेर अली के वालिद ने राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहा था, ये दिखाएं जरा। राइट जी, सलमान आबिद साहब, ये तकरीबन 4.25 साल पुराना क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। 22 कत्लों का इल्ज़ाम चौधरी शेर अली। अब उस वक्त भी इस पर बहुत शोर मचा था, लेकिन चूंकि हुकूमत इनकी थी, मुस्लिम लीग नून की, तो ये मामला दबा दिया गया। ना चौधरी शेर अली की को बासपुरस की कि आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना ही राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि भाई 22 कत्ल आपने करवाए या नहीं करवाए।
तो मैंने जैसे आगाज में कहा कि इनकी रेपुटेशन तो राना साहब की कोई अच्छी नहीं है। हुकूमत के पास और बहुत सारे ऐसे हैं मौके के जहाँ पे वो राना साहब के खिलाफ केस बना सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर हुकूमत ने इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना था तो फिर उसके तो 200 तरीके पिछले 8-10 महीनों के अंदर वो ढूंढ सकते थे। और खुद सानिया मॉडल टाउन इतना बड़ा मसला है कि जिसमें उनको इंगेज किया जा सकता था। इसलिए बात ये नहीं है कि हुकूमत उसमें क्या कर रही है। देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि राना सनाउल्लाह ने ये जुर्म किया है या नहीं किया, मेरी ये बहस नहीं है। तो कानून की ट्रांसपेरेंसी को, प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को, इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंसी को हमें ज़्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए कि इसको पूरा दिया जाए। लेकिन हम हो क्या रहा है, हम यहाँ पर बैठ के या तो साबित कर रहे हैं कि वो इसमें मुलव्वस है या ये साबित कर रहे हैं कि वो इसमें मुलव्वस नहीं है। अब हमें क्या पता। दूसरी बात यह कि इमरान साहब ने कहा कि वो उन्होंने खुद कत्ल नहीं किए हैं। देखिए, बड़े बड़े लोग खुद कत्ल नहीं करते, लेकिन जो लोग उनके कहने पे कत्ल करते हैं ये जुर्म उनके ऊपर लागू होता है ना। उनको कैसे हम उसमें से बाहर निकाल देंगे कि भाई वो तो और ये मैंने कहा है कि 109 मामलत। मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत का मसला ये है कि इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो खुद आगे अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं और सारे जराइम जो है वो अपने नीचे लोगों से करवा के वो करते हैं, उनके कहने पे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें बहस ये उठानी चाहिए कि आप एक फेयर ट्रायल को इंश्योर करें। ये जो उनकी मिसेस बात कर रही हैं, उनके दामाद बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। इसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन की बजाय उस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करें। और अगर ये वाकई मिसाल के तौर पर इल्जाम है उनके ऊपर और कोई चीज साबित नहीं होती तो देखिए सुबकी किसकी होगी, सुबकी हुकूमत की होगी। क्योंकि कल जिस अंदाज से शहरियार अफरीदी ने नहीं ना सर, इसमें वो इंस्टीट्यूशन वो भी उनकी भी होगी ना, आर्मी हट कर रही है ना। देखिए, बात यह है कि जब ये इदारे जब इस किस्म की कोई बात करते हैं तो कोई सबूत तो उनके पास होगा ना, कुछ शवाहिद तो होंगे, चाहे वो दुरुस्त है या वो गलत है, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कार्रवाई की है। अब उन्हें भी प्रूव करना है कि हमने जो एक्शन किया है वो बिल्कुल जस्टिफाई है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं कि जो फेयर ट्रायल है उसको इंश्योर किया जाए ताकि ये बहस खत्म हो कि जी उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। राइट। उसामा, ये भी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी राना साहब को मेडिसिन नहीं दी जा रही। उनकी खैर अहलिया भी शिकायत कर रही है, जो सलमान साहब ने भी जिक्र किया, उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही, उनको फर्श पे सुलाया जा रहा है, उनको 3 दिन तक खाना नहीं मिला। अब ये वो चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि शायद हुकूमत को इतनी बेरहम हुकूमत होगी कि वो अच्छा 3 दिन तक खाना नहीं मिला, राना साहब फिर जिंदा कैसे रह गए हैं? मतलब अगर पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, अगर वो मेडिसिन पे सर्वाइव कर रहे हैं और मेडिसिन भी नहीं मिली 3 दिन तक, तो वो उनको जुडिशियल रिमांड पर भी लाया गया, फिजिकल रिमांड जब उनको लाया गया कोर्ट में तो उस वक्त भी वो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। तो ये ऐसी बातें जो हो रही हैं, ये अमीर अब्बास क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे यहाँ कि सियासत में लोग क्यों आते हैं। जब आप इतना क्लाउड आपका बन जाता है, आपके पास इतनी ताकत आ जाती है, या आप किसी सियासतदान के साथ जुड़ जाएं ताकि वो आप पर हाथ रख दे, या जब आप खुद डायरेक्टली आ जाएं। आप पाकिस्तान की सियासत में देख लें, आप सनतकार हैं तो अल्टीमेटली फिर आ जाएं, इतना पैसा आपने कमा लिया है, या सेनेट में आ जाएं या आप किसी को सपोर्ट कर दें। इस तरह आप बदमाश हैं तो किसी लेवल पर आ जाएं, फिर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, फिर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर आएंगे, फिर मीडिया में आपके लिए प्रोग्राम होंगे, लोग आकर बात करेंगे, बहस करेंगे। वरना इससे ज्यादा कई लोगों के पास होगा बहुत बुरी हालत। हाँ जी, बहुत हालत में लोग जेलों में, पता नहीं कितने किलो के लोग, आधा किलो पे लोग पकड़े गए होंगे और उनका क्या हाशर हो रहा होगा, सारी उम्र उनकी गल गई होगी। आधा किलो कह रहे हैं, आधा किलो तो 500 ग्राम होता है, ये तो चंद ग्राम, 10 ग्राम किसी के पास मिल गई। यहाँ तो एक सिगरेट पकड़ा गया तो पता नहीं लोग क्या कर देंगे। तो राना साहब के लिए अब जो भी हो रहा है, जो भी मैनुअल है, बिल्कुल उनको जो भी इंसानी हुकूक के मुताबिक किसी के साथ जो सलूक होता है वो मिलना चाहिए जनाब। और उनको खाना, अगर घर से हर कैदी को ये सहूलत मैसर है तो बिल्कुल उनको भी होनी चाहिए। यहाँ तो शोर मच जाता है कि राना सनाउल्लाह साहब हैं, फिर इसलिए तो उनको डर नहीं होता कि भाई हम जाएंगे, लोग शोर उठाएंगे, क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाएंगे, मैं आ जाऊँगा, पार्लियामेंट हाउस में जाके रहूँगा, खैर है, साल 2 साल जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं मैं अदालतों के साथ भागूंगा, उसके बाद निकल आएंगे कि जी फर्श पे सो रहे हैं। नहीं, तख्त लगाए वहाँ पर, क्या लगाए मुझे बताएं वहां पर जी, चादर दी गई है, नहीं घर से बेड लेकर आए, जिस तरह वो हमजा शहबाज साहब फ्रिज तक ले आए, घरों से सारा कुछ ले आए। अब जेल किस, इनके लिए कोई स्पेशल जेल बना दें फिर कि जनाब आम आदमी के लिए नहीं, कोई जाति उमरा को जेल डिक्लेयर कर दें, क्या करें मुझे बताएं, किस तरह की जेल चाहिए, फिर उस तरह की बना के रखते। जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने एक 5 स्टार होटल को जेल में तब्दील कर दिया था, मेरे ख्याल ये लाहौर के अंदर कल का मैं आपको बता देता हूं, कल शहबाज साहब ने बात नहीं बनेगी ना जी, उसमें भी वो सहूलियात के ऑफिसर से कि मुझे मौसम बहुत अच्छा है लाहौर का, मैं इस बारिश में नहाना चाहता हूं, तो उनका सेल खोला, उनके ऑफिसर्स ने उनको बाहर निकाला और कल हमजा शहबाज साहब बारिश में नहाते रहे जितनी देर बारिश होती रही। तो ये अब सारे कैदियों को ये सहूलत है या नहीं, ये आप चेक करवा लें। लेकिन यहाँ पे तो ये बता देते हैं जी बाहर मौसम अच्छा है, मैं जाना चाह रहा हूँ बाहर, ज़रा बारिश है,
मैं मौसम एंजॉय करूँ, थोड़ा सा नहा लूँ। ये पक्की खबर है, मेरे ख्याल में भी पता नहीं होगी किसी को। मेरे सोर्स से मुझे पता चला है, कल रात को ही पता चल गया था, जो यहाँ नैब का ऑफिस है लाहौर में। तो कल हमजा शहबाज साहब नहाते रहे बारिश में, अच्छे मौसम को एंजॉय चले। अब अभी तो खैर उन्होंने बारिश में नहाने की ख्वाहिश किया। शुक्र करें कि उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनवाने की ख्वाहिश नहीं कर दी कि एक स्विमिंग पूल बनवाया जाए, और वो स्विमिंग पूल हो कि जिसमें आप, क्योंकि आगे सर्दियां भी आ रही है 2-3 महीने के बाद, तो उसमें गर्म पानी भी होना चाहिए। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। एक बार फिर बात करते हैं इमरान सनाउल्लाह साहब के हवाले से। आखिरी सवाल इमरान आपसे पूछता हूं कि जो केस है राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर, ये 9C जो दफात लगाई गई हैं, ये डेथ पेनल्टी की है, यानी 10 किलो से ज़्यादा, चूँकि इनके ऊपर 21 किलो जिसमें से 15 किलो हेरोइन का इल्ज़ाम है, तो ये डेथ पेनल्टी का इल्ज़ाम है। बहुत संगीन सज़ा इसमें होगी और ज़मानत होना इसमें बहुत मुश्किल है। हमारे सामने एक केस हनीफ अब्बासी साहब का है। हनीफ अब्बासी साहब को 8-10 महीने जेल में रहे, उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई है। तो हनीफ अब्बासी के केस की वजह से लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़े वीक केस बनाए जाते हैं, और जब लोगों की ज़मानतें होंगी, उनका एक्विटल होगा, तो उसका जो फ्लैशबैक आएगा वो हुकूमत पर आएगा कि हुकूमत जो है वो सिर्फ विक्टिमाइजेशन करती है, हुकूमत के पास सब्सटेंस नहीं होता। अब इनको केस मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर राना साहब की ज़मानत हो जाती है कुछ अरसे के बाद, तो हुकूमत को बड़ी सुक्की उठाना पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में सारा तासीर, जो सलमान तासीर की बेटी हैं, उनके ट्वीट का जिक्र किया गया। देखें, ये चीज़ें ख़राब चीज़ें हैं। इमरान खान कह रहे हैं मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सारा तासीर ट्विटर में इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रही हैं, उससे खुश हो रही हैं। या तो फिर आप कहिए कि ये हुकूमत ने किया है, या आप कहिए इदारे अपनी रूटीन की कार्रवाई कर रहे थे और उसमें एक बंदा और पकड़ा गया। मामला यह है कि हनीफ अब्बासी साहब का केस हो या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे का, इन दो केसेस में जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था ना मीडिया पे, या जिस किस्म के हक़ाइक़ सामने आए थे, जिस किस्म के इदारे खबरें दे रहे थे मीडिया को और मीडिया उनको चला रहा था, ये मुमकिन ही नहीं लगता था कि ये दोनों बच जाएंगे। लेकिन वो दोनों अपने अपने घरों में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मुजरिम जो है वो अपने घरों में आ जाते हैं। मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब के साथ उनको सज़ा हुई थी, वो और उनके शौहर बाहर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब अंदर हैं। शहबाज शरीफ साहब के जिस तरह केसेस के ऊपर अदालत में बाद में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। किसी दिन अचानक आपको अगर खबर मिलती है कि हमजा शहबाज साहब बेगुनाह, उन्होंने कोई जुर्म और कोई करप्शन नहीं की, तो आपको हैरत में मुब्तला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे चीज़ें ब्लैक एंड वाइट लिखे हुए कानून के मुताबिक नहीं होती, हालात व वाक़यात के मुताबिक होती हैं। चीज़ें मैनेज की जाती हैं उन हालात के मुताबिक जो हालात उस वक्त चल रहे होते हैं, हालात हाजरा के मुताबिक। इंसाफ हालात हाजरा के मुताबिक होता है, नाइंसाफ़ी हालात हाजरा के मुताबिक होती है। जब चीज़ें सूट कर रही हों तब हो। यहाँ ये नहीं है कि एक बहुत अच्छा आदमी है, पूरा पाकिस्तान उसके हक में है, लेकिन क्योंकि वो आदमी गलत है, उसने एक जुर्म किया है, तो उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ये देखा जाएगा कि क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस आदमी के साथ है, अगर इसको सज़ा दे दी तो पूरा पाकिस्तान मिलकर गाली देगा, लिहाजा इसको सज़ा नहीं देते, कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और एक आदमी जो बिल्कुल पूरा पाकिस्तान उसको गालियाँ दे रहा है और वो आदमी बेगुनाह है, तो उसको सज़ा देना पाकिस्तान में निस्बतन आसान है। देखिए, सच और इंसाफ ये पॉपुलर नहीं होते कभी भी, लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो सच है वो भी पॉपुलर बोला जाता है, और जो इंसाफ किया जाता है वो भी पॉपुलर होता है। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, 31 मई 2017 को वज़ीर आज़म ऑफिस से नवाज शरीफ साहब को एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ दी गई थी। नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए, और 28 जून 2019 को 2 साल के बाद इस हुकूमत ने, कैबिनेट डिवीज़न ने नवाज शरीफ साहब से वो गाड़ी वापस मंगवाने के लिए ख़त लिखा, लेकिन गाड़ी वापस नहीं की। इतना पैसा है इनके पास, इतना बड़ा राइवेंट पैलेस है, इतनी गाड़ियों का इनके पास फ्लीट है अपना ज़ाती, और हुकूमत
इनको बुरी भी लग रही है इमरान खान की, वैसे वो सिलेक्टेड है, लेकिन गाड़ी इस हुकूमत की जो है वो इनके लिए इलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड नहीं है। आज वो गाड़ी रिकवर होगी। वो सियासत में आते ही इसीलिए हैं कि इख्तियारात के साथ और ताकत के साथ अपने आप को ऑपरेट कर सकें। इसीलिए तो पाकिस्तान की सियासत में, सियासत कोई जमहूरियत के लिए नहीं लड़ने आते जंग यहाँ पर, वो तो इख्तियारात को समेटने आते हैं, दौलत को समेटने आते हैं, ताकत को समेटने आते हैं। अब आप सवाल उठाइए ना कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब इतने गरीब आदमी हैं कि उनके पास जाती हैसियत में गाड़ी रखने के पे भी पैसे नहीं है। एक बात, अब इससे इस केस को तो छोड़े जरा, इससे बड़ा केस देखें, उन्होंने रायवंड का जो 4 दीवारी बनाई थी, आपको याद होगी, वो सरकारी खजाने से बनाई थी। अब आप मुझे बताइए कि क्या सरकारी खजाना अपनी जाती मलकियत पर जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लग सकती है? वो भी लगाई। और जो कैंप ऑफिस शहबाज शरीफ ने जो कैंप ऑफिस बनाए, 4-4 5-5 ऑफिस वो बनाए। देखिए ये हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, जो सियासत के अंदर, जरदारी साहब ने भी, आपको याद है कराची क्लिफ्टन के साथ जो वॉल रास्ता रोक के सड़क पूरा रास्ता भी हमने तो देखा हुआ है, वो पूरा रास्ता बंद किया हुआ था। असल में बताना चाहते हैं कि देखिए जो सियासत होती है वो ताकत का निशाना है, और ताकत के साथ जब वो ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो लोगों को बताते हैं कि हम सियासत में क्यों आते हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की सियासत में जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है या जो भी सियासत में आना चाहता है, उसके सामने पहली मंजिल जो है ना, वो कुछ जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, अवामी हकूक नहीं होते, बल्कि ये होता है कि हम किस तरह से इस ताकत के हिस्से में अपना हिस्सा तलाश कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस जो केस, जिस गाड़ी की आपने जिक्र किया है, अब उस पर आज मरियम औरंगजेब जिस अंदाज से वावेला मचा रही हैं, जिस अंदाज से शोर मचा रही हैं, तो शर्म आती है कि हमारे यहाँ किस तरह से लोग जो हैं सरकारी चीजों के ऊपर अपना हक जिताने की कोशिश करते हैं। भाई जब आप प्राइम मिनिस्टर थे आपके पास थी, अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपको वापस करनी है, आप वापस ही नहीं कर रहे। और ये भी पता चला वो तो अभी भी खुद को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। नहीं, देखें उन्होंने ये लिखा है, ये लिखा है कि खुशफहमी में मुब्तला और ये कहा है उन्होंने वफाकी हुकूमत ने कि इनको बार बार नोटिस भेजे गए हैं कि ये गाड़ी वापस करें, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। अब फाइनली नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर फैसला किया या जो कुछ उनसे लिया गया। तो मेरा मतलब ये है कि हम अपनी सियासत में रियासत के अमूर को और रियासती इख्तियारात को और रियासती मसाइल को अपनी जाती जागीर जब समझते हैं, तो यही पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। राइट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा जलसा किया है जी। इलेक्शन चल रहा है इस वक्त कबायली इलाका जात माजी के, लेकिन अब तो वो हिस्सा बन गए हैं खैबर पख्तूनख्वा का। 16 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं और बिलावल साहब ने सिंध की गवर्नेंस का वहाँ पे आप कह लें कि उसको सेलेबल बना के उन लोगों के सामने रखा है। मैं चाहूँगा ज़रा ये दिखाएं कि उन्होंने क्या फरमाया, फिर उसामा साहब से बात करते हैं। हुकूमत की तरह आपकी हर डिवीजन में दिल के इलाज के लिए मुफ्त हॉस्पिटल्स खोले हैं। क्या सिंध हुकूमत की तरह आपके हर डिवीजन में किडनी के इलाज के लिए, लिवर के इलाज के लिए मुफ्त हॉस्पिटल्स खोले हैं? क्या आपके यहाँ नए यूनिवर्सिटीज बने हैं? राइट जी। मैंने उसामा, सिंध का कोई ज़िला, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहाँ मैं खुद जाके फिजिकली जाके, और मैंने वहाँ शोज़ भी किए हैं और मैंने कवर किया है उसको बिलावल साहब की तरह हेलीकॉप्टर में या चार्टर्ड प्लेन में बैठ के नहीं, सड़कों में सफ़र करके। लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं कि सिंध का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिसमें दिल का अस्पताल नहीं है, जिसमें किडनी लिवर का अस्पताल नहीं है, जिसमें यूनिवर्सिटी नहीं है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि वहाँ पर क्या हालात हैं। इतनी अच्छी अगर यहाँ पर है तो बिलावल ने तालीम क्यों नहीं वहाँ से हासिल की? सही है। अपना आज तक इलाज जरदारी साहब ने वहाँ दुबई से क्यों करवाते रहे? ये क्यों फिर ऐसे है? डॉक्टर आसिम हुसैन बाहर से डॉक्टर आसिम साहब शर्जील में वो कहते हैं जी मैंने बाहर जाना है, मैं बाहर मैं इलाज करा रहा हूँ। इतने अगर स्टेट ऑफ द आर्ट है, इतना वहाँ कमाल हो गया तालीमी मैदान में, सेहत के मैदान में, दीगर जगहों पर हर लिहाज से, तो फिर ये क्यों नहीं करते यहाँ पर पढ़ाई? ये अपना इलाज यहाँ क्यों नहीं करवाते? इनके मिनिस्टर्स यहाँ क्यों नहीं करवाते? मुझे कोई बता तो दें, कोई पर्ची दिखा दें कि इन्होंने यहाँ पर इलाज कराया। आपने वो दिखाया था गंदा पानी जिस तरह से निकाला जा रहा है। खुद लाड़काना के अस्पताल की, जिसको ये 1967 से पेरिस बना रहे हैं, भुट्टो साहब के जमाने से। मैंने लाड़काना के अस्पतालों की हालत देखी। कितने अरब रुपया खर्च हो चुका है, अरबा रुपया उस पर खर्च हो चुका है, उस शहर पर नजर ही नहीं आता। फिर जनाब जहां पर वो देखिए कि मज़ारात बनाए गए हैं इतने आलीशान, बड़ी अच्छी बात है। आप मैंने वो हौलनाक तस्वीर देखे, जी गड़ी खुदा बख्श, वहां आप तस्वीर देखे अखबारात में वो छपी, मैं हैरान हो गया कि पीछे वो नजर आ रहे हैं गड़ी खुदा बख्श में, और आगे जो है बच्चों के पास कपड़े नहीं है। जिसकी कमीज है उसके नीचे तन पर कुछ नहीं है, जिसके बाद नीचे है उसके बाद ऊपर कुछ नहीं। बच्चे भूखे मेल न्यूट्रिशन के शिकार वहां पर इर्द गिर्द फिर रहे हैं। ये तो हाल है वहां पर।
तो वो इन्होंने अपने अपने महल्लात बनाए हुए। बिलावल हाउस की दुनिया और है और सिंध और उसके बाहर ये जो हमने प्रोग्राम किया था जी लाड़काना का, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अस्पताल ये किसको बिलावल साहब हद अदब, स्टेट ऑफ गुस्ताखी अगर ना हो 10 बस्ता कह रहे हैं। ये खुद ये खाकसार ये प्रोग्राम करके आया था आपके लाड़काना में। बाकी सिंध के अंदर आपकी रिट का हम सवाल ही नहीं करते। वो लाड़काना जो आपको 1967 से भुट्टो साहब को, बेनजीर साहबा को, नुसरत भुट्टो साहबा को क्लीन स्वीप दे रहा है, क्लीन स्वीप दे रहा है। ये उल्टियां, ये गंदी उल्टियां, एक एक बिस्तर, टूटे हुए बिस्तर, ये सेलन ज़्यादा दीवारें, और घिन आती है। इमरान खान साहब, ये क्या कहा जाए सर, ये अवाम के सामने कुछ भी कह देते हैं, लोग मान लेते हैं बेचारे लोग। नहीं, लोगों के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? एक आदमी आपके सामने इतने ऊंचे स्टेज पे खड़ा है जहाँ तक आपकी आवाज़ ही नहीं जा सकती, जहाँ तक आपकी पहुँच ही नहीं है, और वो आपको मिलते भी नहीं है नॉर्मली, तो आप पब्लिक के सामने कुछ भी कहें। आपको याद नहीं मियां नवाज शरीफ साहब जाते थे, कहते थे कुर्बान, दिया आपको 2,500 करोड़, दिया आपको इतने 100 करोड़, दिया आपको इतना 100 अरब, वो अनाउंस कर देते थे, और वो सामने पूछने वाला कोई भी नहीं था कि किधर दिया मियां साहब। वो कहते थे मांगो, क्या मांग रहे हैं? हर शहर में बहुत सारे एयरपोर्ट्स होने चाहिए। मियां साहब ने तो हर शहर में एयरपोर्ट बनाए थे और उनके इफ्तिताह भी कर रहे थे कि इस साल में बन जाएगा, इतने दिनों में बन जाएगा। कहीं पे कुछ भी नहीं बना। अस्पतालों की हालत अगर इतनी अच्छी होती तो ये सारे अपना इलाज बाहर से करवाते। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो सारे अपना इलाज बाहर से जाके करवाते हैं। और सिंध के इंटीरियर सिंध के अंदर मैंने 2 दफ़ा विज़िट किया है, मेरी तीसरी दफ़ा दिल ही नहीं किया मेरा जाने को। मैंने कहा इनको कम से कम 5 साल दूंगा, फिर जाऊंगा तीसरी दफ़ा, ताकि मैं देखूं 5 साल में इन्होंने कुछ किया या नहीं किया। आप तो फ्रीक्वेंटली आते जाते रहे, आप तो भी थोड़ा सा पहले होकर हैं, क्या किया वहाँ पे? कौन सा अस्पताल, कौन सा स्कूल है, कौन सा पटवार खाना है, कौन सी पुलिस है, कौन सा डिपार्टमेंट है? देयर इज नथिंग। लोगों को शऊर तक तो इन्होंने आने नहीं दिया। कोई चीज लोगों को वहां पे ऐसी इन्होंने दी हो जिस पे ये फख्र कर सकें कि जनाब ये हमने बनाया और ये वो चीज है जो दुनिया में वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमने ये काम। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये नारा लगाएंगे, आपको सुनाएंगे, मुझे सुनाएंगे। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के ना कुछ वकील हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, उन वकला में कुछ उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कुछ उनके साथ सिविल सोसाइटी के लोग मिले हुए होते हैं, कुछ उनके अंदर जेन्युइन वकील होते हैं और कुछ मीडिया के लोग भी वकील होते हैं। ये स्टेटमेंट आता है जानिब से, ताकि वो इस स्टेटमेंट को लेकर उस पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। सिंध के लोगों ने तो जैसे तैसे करके वोट पीपल्स पार्टी को ही देना है, जो मर्जी कर दें, वहाँ दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। वो इतने कमजोर, दबे हुए, पिसे हुए लोग हैं, वो ताकत के सामने बेबस हैं, वो शऊर उनको है नहीं, आने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग वो बेचारे वैसे ही वोट करेंगे जैसे वो पहले करते रहे। ना ही इमरान खान साहब ने कोई सिंध के अंदर मेहनत की, तो वो एक वैक्यूम रहा। उस वैक्यूम को जारी बात है पीपल्स पार्टी पर हक बजाने पे उस वैक्यूम को फिल करे। शाम की हालत देखें, बिल्कुल सही। इन मुल्कों की हालत देखें जिधर आपने इशारा किया कि लोग कैंपों में महसूर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह? क्यों? क्योंकि उनका दिफा मजबूत नहीं था। अगर उनका दिफा मजबूत होता तो आज उन मुल्कों पर और उनकी सरहदों की सॉवरेनिटी को कुछ चैलेंज न कर पाता। अगर आप ये आज़ादी चाहते हैं कि आप सुबह शाम पाकिस्तान की फ़ौज को और अदलिया को गाली दें और कहें कि सुप्रीम कोर्ट में बुत बैठे हुए हैं जिस तरह काबे में बुत पड़े हुए थे, अगर ये आप आज़ादी मांगते हैं तो फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।